आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। चौथे फेज में तेलंगाना की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। तेलंगाना के ज़्यादातर हिस्से में बारिश का मौसम है, लेकिन सियासी लीडरान की बयानबाजी ने अभी तक माहौल को गरमाया हुआ है। ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव होना है। केटीआर ने इस मौके पर कांग्रेस पर तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर बीआरएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। इधर रेवंत रेड्डी ने भी कर्ज माफ़ी को लेकर बयान दिया है, लेकिन आज का अहम मुद्दा ये रहा कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना सरकार को कैबिनेट मीटिंग करने की इजाज़त दे दी है। कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले लिए जाएंगे, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। चौथे फेज़ के इलेक्शन में बीजेपी की माने तो उनको 12 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी 13 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस सब में बीआरएस कहाँ है। अगर बीजेपी 12 सीटें और कांग्रेस 13 सीटें जीत रही है तो बीआरएस के हिस्से में क्या आने वाला है, क्योंकि टोटल सीटें ही 17 है। अब इन मुद्दों पर है और इन मुद्दों के अलावा कई अहम मुद्दों पर होगी आज की चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं बीआरएस के सीनियर लीडर और सेटविन के एक्स चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब। मीर इनायत अली बाकरी साहब, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। और जल्द ही कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनका भी इस्तकबाल करेंगे। जबकि बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद रहेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर गोविंद राठी साहब, वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे और जल्द ही हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा में लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल मीर इनायत अली बाकरी साहब से। इनायत अली बाकरी साहब, ऐसा नहीं लगा कि किसानों की बहुत देर से याद आई है आपको? अब पूरी पार्टी जो है आपकी वो किसानों के मुद्दे पर जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन क्या नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले होने चाहिए थे, क्योंकि इलेक्शन में 6 गारंटियों में से एक गारंटी किसानों की कर्ज माफ़ी भी थी? मैं पहले तो समय पहले बेबाक मुंसिफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आवाम तक हमारी बात पहुँचाने की एक कोशिश की है। बात यह है कि साफ तरीके से शुरू से ही किसानों के मुद्दे को लेकर हम जिस मर्तबा किसान बॉर्डर पे लड़ रहे थे, हम यहाँ पर उनके लिए धरना लगाए बीआरएस की जानिब से। फिर लगातार जितनी सहूलतें तेलंगाना हुकूमत में मिली है किसानों को, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में आज नहीं दिखाई देती है। उन्हें पैसा देने का सिलसिला शुरू हुआ तेलंगाना से, उनके लिए खास तौर पे इंश्योरेंस का सिस्टम शुरू हुआ तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से। जब बीआरएस तमाम मुद्दों के ऊपर लगातार चल रही थी, उस मौके के ऊपर किसानों को किसी किस्म की शिकायत नहीं थी, लाइट की माफी चल रही थी। आज जब कांग्रेस अपनी इख्तिदार में आने के बाद ये शुरू करी है, उस अपने तरीके से ये शुरू करी है कि आज हम किसानों को कर्जा माफ आज तक माफ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, क्योंकि 100 दिन के अंदर खत्म करने की बात थी, 6 महीने खत्म हो गए। आज देख रहे हैं आप, अभी उस पर कोई अमल आवारी नहीं है। इलेक्शन का बहाना था, तो देखते हैं कि इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कांग्रेस की इख्तिदार में आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी और इख्तिदार के बाद 1 साल के अंदर अवाम रोडों पे नजर आएगी, हमें पूरा यकीन है। क्योंकि बीआरएस सरकार जिस तरीके से किसानों को, आम आदमी को सहूलतें पहुंचाई है तेलंगाना में, इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान की कोई रियासत में नहीं मिलती। लेकिन मेरा सवाल वही था आपसे कि ये सारे मुद्दे तो अभी 6 गारंटियां थी, बीच में इलेक्शन भी आ गया है, कांग्रेस को वाकई एक मौका नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी किसानों का मुद्दा उठाने में सीएम केसीआर ने या केटीआर ने इसमें देरी नहीं कर दी है। अगर हम बात करें तो अब जो है ग्रेजुएट एमएलसी के इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे मौके ही क्यों ढूंढे जा रहे हैं कि इलेक्शन के मौके होंगे? तो आप ये बोलिए कि सब में पहला केसीआर साहब अपने जैसे ही पहला इलेक्शन का पहले मुद्दे के अंदर शुरू हुए, तो किसानों की मुसीबत को लेकर पानी न मिलने पर पहला एहतजाज करके वो रोडों पे आए, किसानों से मिलने के लिए गए। इलेक्शन से पहले एमपी इलेक्शन से पहले किसानों से जब मिलना चालू करे, उसके बाद कांग्रेस सरकार सीएम पानी उनको देना शुरू करे, वरना पानी नहीं, उनके खेत पूरे सूख चुके थे। तो जब पानी के खेत सूख चुके थे, उनकी हालत खराब थी, उस मामले के अंदर पहले एहतजाज करने वाले केसीआर साहब। जब एहतजाज किया तो उन्हें पानी मिला, आज एहतजाज कर रहे हैं तो उनके कर्जे माफ होने की बात हो रही है। कांग्रेस को
उनको उन मुद्दों पे अमल करना पड़ रहा है। जो मुद्दों के ऊपर ऑलरेडी जो सहूलतें आप किसी भी किसान तेलंगाना में पूछेंगे कि केसीआर के दौर में आपको क्या सहूलतें मिली, तो वो बोलेगा इंतहाई मैं खुश था, हर चीज की सहूलतें मिली, मुझे लाइट मिली। आज किसानों के साथ मीटर लगाने की बात की जा रही है, लगाना है, क्योंकि उन्होंने मीटर लगाने के बाद केसीआर ने फौरी उसको इनकार कर दिया था। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई छिड़ गई और किसानों के ऊपर जो बीज दाने की बात आ रही है, ये तमाम चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुन के, जिस तरह से हमारे सीएम साहब कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं उन्होंने मोदी जी को बड़े भाई, उन्होंने छोटे भाई, तो ये बड़े भाई छोटे भाई मिलकर रियासत का क्या हाल करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आवाम भी पहचानती है। इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा। शहाबुद्दीन भाई, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के शो में। शहाबुद्दीन भाई, सबसे पहला सवाल था कर्ज माफ़ी को लेकर। अभी जो है कांग्रेस ने तीन दिन पहले माफ़ कीजिएगा, बीआरएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है एहतजाज किया और उस एहतजाज में कहीं ना कहीं उनका सिर्फ और सिर्फ किसानों का एक मुद्दा था और कह रहे थे कि किसानों की कर्ज माफ़ी उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से वादा किया गया था। ये काम कांग्रेस सरकार जो है इलेक्शन से पहले कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस उसमें फेल रही है कहीं ना कहीं। ऐसा क्या मसला रहा, क्यों देरी की गई? अब एक बड़ा सवाल ये उठ जाता है क्योंकि अभी 2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग की इजाजत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने पहले उस मीटिंग की इजाजत को देने से मना कर दिया था, लेकिन आज वो भी हरी झंडी मिल गई आपको। क्या अब हम उम्मीद करें कि वाकई अगर ये कैबिनेट मीटिंग होती है तो राशन से लेके और जो मुद्दे अटके हुए हैं वो इस कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाएंगे? शहाबुद्दीन साहब, देखिए, सबसे पहली बात जो आपने ये कही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो मंजूरी दी है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशंस के साथ ये मंजूरी दी है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी अगर मैटर कोई इमरजेंसी का है, अर्जेंसी का है, तभी आप ये जो है लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है अमल पे है। और साथ में उन इलेक्शन कमीशन के लेटर में साफ वाजे उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई भी जैसा किसान जो कर्जा माफी वगैरह दीगर तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आप मीटिंग नहीं लगा सकते 4 जून तक। तो ये ताकीद जो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कर दी है और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इस बात के ऊपर सियासत करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब 4 जून तक कितने दिन बचे हैं। अब उसके बाद तो इंशाल्लाह जो है हमें पूरी उम्मीद है, आवाम को भी पूरी उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये इरादा रहा है और ये खुला इरादा रहा है कि हम किसानों के साथ कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे उनको तकलीफ हो और उनके तमाम कर्जे जो है माफ किए जाएंगे। माजी में भी कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी, आपने देखा था किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितना किया, कितना नहीं किया। भैया राजशेखर रेड्डी साहब की जो है दौरे क़यादत में आप देख सकते हैं और अभी भी आप देखिए 1,80,000 इनायत अली साहब, मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं एक छोटा सा रिएक्शन गोविंद राठी साहब का लूंगा, फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगा और मैं मौका दूंगा बात करने का। नहीं, देखिए बात क्या है, अभी ये तनकीद करने का वक्त नहीं है। ऐसे वक्त पर आप जो है तनकीद कर रहे हैं जब पे कोई भी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है। जब से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है आप देख सकते हैं कि इलेक्शन जारी है, एमएलसी इलेक्शंस हुए, अभी भी और इलेक्शन हो रहे हैं, अभी लोकसभा इलेक्शन है। आप जो है कोई इसमें कोई जो है परेशान होने की बात नहीं है, आवाम को इत्मीनान है और ये इत्मीनान जो है आपको लोकसभा के नताइज में आपको मालूम हो जाएंगे। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा के जो सीटें आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं, ऐसा? क्योंकि अभी सीएम रेवंत रेड्डी का हम बयान सुन रहे थे, वो 13 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं तेलंगाना के इलेक्शन। तो क्या इन सारी चीजें ये हक में जा रही हैं कांग्रेस के, इसलिए आप कह रहे हैं कि चीजें जो है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी? देखिए, अवाम ने अपना मैंडेट क्लियर किया है। मैं ग्राउंड में घूमा हूँ और अब तेलंगाना घूमा हूँ इस लोकसभा इलेक्शन में। आवाम को कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कांग्रेस पार्टी से, ना किसानों को तकलीफ है। हाँ, उम्मीद जरूर है और कांग्रेस पार्टी ये वादा कर रही है, बाहैसियत कांग्रेस पार्टी का मैं भी जो है सचिव हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जैसा इलेक्शन ख़त्म होते ही सारे स्कीमात और ख़ास तौर से किसानों के जो कर्जा माफ़ी को लेकर है और दीगर तमाम चीज़ें जो है उनके लिए, पानी की अराजी का मसला है, बरक़ी का मसला है, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है तफसील से एक बैठक की जाएगी कैबिनेट की, उसके बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा और उन तक ये तमाम स्कीमों को पहुँचाया जाएगा। गोविंद राठी साहब, आपका भी इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के इस बेबाक शो में। गोविंद राठी साहब, मेरा सवाल सीधा आपसे भी है। अभी ग्रेजुएट एमएलसी के इलेक्शन होने वाले हैं। अभी हम सुन रहे थे किशन रेड्डी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो राकेश रेड्डी हैं वो चुनाव के बाद अपनी पार्टी बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है बीआरएस को धोखा दे सकते हैं। किशन रेड्डी का ये बयान आया।
ऊपर से हमने अभी हालिया जो 13 तारीख को इलेक्शन हुए यहाँ पे, उसमें दौरे देखे, अमित शाह जी के दौरे देखे और कई और बड़े लीडर यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं वो 13 सीटें से 12 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि 4 सीटों से 13 सीटों तक की छलांग लगा पाएंगे बीजेपी तेलंगाना में खासकर? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे मुझे बुलाया। और बात यह है, कांग्रेस खाली स्कीमों के ऊपर बात करती है और कुछ अमल में लाती नहीं है। आप अगर हैदराबाद की हालत देख रहे हैं, तेलंगाना की हालत देख रहे हैं, आप पावर कट है जी, पानी नहीं बरोबर आ रहा है, सड़कें ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, और आप देखिए 2 बारिश के अंदर कैसा तहलका मच गया था। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये पूरा हथेली में चांद दिखा रहे हैं कांग्रेस के हमारे रेवंत रेड्डी साहब, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कर देंगे तो पैसा लाएंगे कहाँ से, पहली बात। और अभी पैसा लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पूरे जो रजिस्ट्रेशन रेट है, एक जगह एक रेट है बोलते हैं, एक जगह एक रेट है, वो रेट बढ़ा के उसमें पैसा वसूली करना चाह रहे हैं। तो ये सब कब करता है आदमी, जब उनके पास पैसा नहीं रहता है और खोखले वादे करता है। वादे भी इस तरह से करता है कि क्योंकि इलेक्शन पास में था, अब इलेक्शन हो गया है, अब देखेंगे कि कितने वादे आप अमल में लाते हैं। रही बात अपने MLC इलेक्शन की, तो जो जाएगा आएगा वो तो सब एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा ही रहे हैं, वो उसका कोई वो नहीं है। अब जब BRS पावर में थी तो कैसा कांग्रेस के 20 या 19 MLA इधर आ गए थे, तो ये सब तो चलते रहेगा, उसमें अपन बात करना भी बेकार है, क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं है किसका कब किधर जाता है, क्या जाता है, पता नहीं है। और रही बात हमारे यहाँ पर जीतने की बात है, मैं समझता हूँ 10 से 12 सीटें बरोबर यहाँ पर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे मोदी जी ने कार्य किया है पूरे दुनिया भर में, और आज यहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं, वो जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, 370 है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये सब देखते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का ही कार्य किया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी बोलते हैं करते हैं क्या नहीं है, और वो जो ठान लेते हैं उसके ऊपर अमल लेकर करते हैं, और वोटों के खातिर नहीं करते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देने की बात थी, तो आपने खुलेआम बोला था कि हम भाई 4% रिजर्वेशन हम नहीं देंगे, और देंगे तो SC ST को वो बढ़ा के देंगे। तो अगर कोई दूसरा रहता तो कुछ बात ही नहीं करता था और कहता था कि हम बाद में देखेंगे, कब देखेंगे। तो उनको पता है कि जो डेवलप हो रहा है इंडिया, उसके लिए मोदी जी को वोट मिलना ही है। और 370 हटाया गया, तो 370 से 400 तक अभी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम तकरीबन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मेरी इनायत अली बाकरी साहब, अभी जो है KTR का आज हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 30,000 नौकरियां जिसका ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो हमारे ज़माने में निकाली गई थी, फॉर्म हमारे ज़माने में निकाले गए, नौकरियां हमारे ज़माने में दी गई, लेकिन ये जो है खाली एक लेटर देकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार, ये क्या कांग्रेस सरकार ने दी है। साथ साथ उन्होंने बीजेपी पे भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी से कहा कि ऐसे ही कांग्रेस जो है वो बीजेपी का बी पार्ट है, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, और कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का फैसला किया था, वो भी नहीं दे पाए। इधर रेवंत रेड्डी ने भी बड़े बड़े बयानबाजी की और कांग्रेस ने की, वो भी नहीं दे पाए। हकीकत तो ये है, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के मोदी जी कहते हैं कि साफ साफ बात करता हूं मैं, जिस तरह से बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यकीन है कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक भैंस रखकर दूसरी भैंस, एक गाय लेकर दूसरी गाय ले लेंगे, एक भैंस छोड़कर दूसरा जानवर ले लेंगे, और आपका मंगलसूत्र भी उतार लेंगे, जिस तरीके से गुफ्तगू की गई, तो ये भी हकीकत है क्या? और इस देश के अंदर मुसलमानों से डराकर हिंदू का वोट लेने की जो पॉलिसी बीजेपी की है, उसके हटकर उनके जो कार्यालय काम है, राम मंदिर का निर्माण करे हैं, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के पूरे जितने भी कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, सबको निकाल कर, क्योंकि बिरला एक वाहिद इतनी बड़ी कंपनी है जो हिंदुस्तान की हर रियासत में एक बिरला मंदिर बना के रखी है। तो इसका मतलब यह है कि पूरे लोगों को हटाकर मंदिर का लिहाज से एक ही बनाने वाली कंपनी है, लिहाजा इसी को रखना चाहिए पूरे कंपनियां। लेकिन अडानी और अंबानी को दिया गया, मगर किसी बिरला के अंदर कभी दिया गया नहीं गया।
ये राम मंदिर के मुद्दे को एक बनाकर वोट मांगने का बेहतरीन जरिया बनाए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस जैसा हमारे सोनिया जी है या प्रियंका है या राहुल जी है, ये लोग भी बताने की कोशिश करें कि हम भी हिंदू त्योहार के बिल्कुल मानने वाले, हिंदू से बिल्कुल करीब है, मंदिरों के दर्शन से लेकर सिस्टम के लेकर सारे चीज़ करे हैं। मैं समझता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल की बात है, मगर वो आज खत्म हो गया है। और हिंदुस्तान के अंदर कैसा चल रहा है, दुख तो होता है लीडर को बड़ी आराम के साथ, कौम का गम भी खाता है डिनर के साथ, वो लिहाज से आज चल रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ इनको ये पॉलिसी को खत्म करना चाहिए, देश में एक अवेयरनेस आना चाहिए। देश के आम आदमी गरीब और गरीब हो रहा है, बड़े बड़े हिंदुस्तान के नहीं बल्कि ब्रिटिश कमीशन बोल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीब गरीब तरह होते जा रहा है, अमीर अमीर तरह होते जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान का पैसा चंद लोगों के हाथ में आ चुका है। इसको खत्म करना चाहिए। जब वहां से जब बाहर हो रहे, हम मोदी जी कह रहे हैं कि भारत चल रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कहाँ चल रहा है, किधर जा रहा है? जो सिलेंडर 400 रुपए में सुविधा ईरानी पार्लियामेंट के सामने चीखा मारते थे, चूड़ियां फोड़ते थे, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए के ऊपर चले गया और बीजेपी कह रही है कि तरक्की हो रही है। 70 रुपए का पेट्रोल था तो चीखा निकल जाते थे, आज 104 रुपए हो गए, फिर भी बोल रहे कि देश चल रहा है, देश बढ़ रहा है। मुद्दा यह है चाइना हमारे पास अंदर घुस गया और एक लफ्ज चाइना के खिलाफ बोला नहीं जाता है, फिर कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, हमारी सीमाएं पूरे अच्छी चल रही है। रोजाना बॉर्डर पे हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि देश अच्छा है, सुकून में है। ये तो हालत ये है कि देश को आवाम को एक बता रहे हैं और देश के सामने एक बोल रहे हैं। अच्छा बोल लेना कोई बात नहीं होती, हकीकत बोलना एक अलग बात है। हकीकत नहीं बोली जा रही है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि हकीकत सामने आए आवाम के सामने। शहाबुद्दीन भाई, सवाल आपसे भी वही है कि 30,000 नौकरियों को लेकर केटीआर ने कहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये तो हमारी सरकार के देन है, वो जो है सिर्फ इस तरह से मामला समझिए कि रिबन काट के अपना नाम कर लेना चाह रहे हैं। अगर इतने नौकरियां अगर बीआरएस पार्टी दी होती तो आज वो इख्तिदार में होती। ठीक है, उनके खोखले वादे, उनके झूठे वादों का ये नतीजा है कि आज इख्तिदार में हम हैं और इख्तिदार से बाहर बीआरएस पार्टी है। इसलिए अब जो भी कांग्रेस करेगी, जो भी कांग्रेस स्कीम देगी, उसके ऊपर अपना लेबल लगाने की इनकी आदत ये पुरानी है, इससे पहले भी उन्होंने किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बातों के ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। इंटरव्यूज कांग्रेस ली थी, उसके जो जितने जॉब्स अब दे रहे हैं, बात हो रही है, तो उसका नोटिफिकेशन क्या कांग्रेस दी? क्या आप बताइए, उसका नोटिफिकेशन किसने जारी किया? उसका एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करे? सालाना आपकी सरकार में बीआरएस आप तो आए अभी बोले आप कि आए जब से हमारे पास इलेक्शन चल रहा, हम कुछ नहीं कर सके। अब आज कह रहे हैं कि 30,000 नौकरियां भी हमारे, वो बनाए सो लाखों घरान जो है वो भी हमारे, फिर बोल रहे हैं कि लेबल हम लगा रहे हैं। लेबल आप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें। कांग्रेस लेबल लगाती है शुरू से, अब जो भी इस काम कर रही है लेबल लगा लेके उसके बाद गुफ्तगू हो रही है। लेबल से पहले की गुफ्तगू कीजिए, जो हकीकत है वो सामने लाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लीडर आवाम के बनीजिए, पार्टी के नहीं। मैं जिस तरह से बोल, लेकिन वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, उसे कम से कम फायदा किसको हुआ है? फायदा किसको हुआ है? आवाम को हुआ है, आवाम को नौकरी मिली है। वो चाहे इंटरव्यू बीआरएस पार्टी के दौर में दी गई हो या कांग्रेस के दौर में दी गई हो, फायदा आवाम का हुआ। बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में नौकरी में आप तो एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा सके, आपके कितने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सके, कैंसिल हुए आपके पास एग्जाम आपके दौर में। ये जो 30,000 जॉब है यहाँ बीजेपी के विरुद्ध है, 30,000 जॉब का जो इंटरव्यू एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन टोटल बीआरएस का है, उसको आप लोग खाली जॉब की आप लोग लेटर्स दे रहे हैं। ये बात को मानिए तो अच्छा काम करे नहीं करे, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, होना चाहिए, अच्छा काम है ना, आवाम को तो फायदा हुआ, नौकरी तो मिली। आप क्यों नहीं दिए ये नौकरियां? आप क्यों नहीं दिए? पूरे इलेक्शन में इनायत भाई, पूरे इलेक्शन में शहाबुद्दीन भाई, देखिए बागरी साहब, सवाल तो आपसे भी है कि एक आपकी जब सरकार थी यहाँ पर कितने पेपर लीक के मामले हुए, वो उससे तो आप अछूते नहीं रह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने आपकी किसी नौकरी को आगे बढ़ा दिया, उसने होल्ड पे नहीं रखा,
ये भी अच्छा काम है, अगर फायदा तो फाइनली इसे आवाम से ही हुआ ना। नहीं, हम लेबल लगा रहे हैं तो ये बात हम आप भी लेबल लगाए। हर कोई इंसान, दूसरी सरकार जब आती है तो उसका काम करती है, ये एक रूटीन प्रोसीजर है। हमारे पास हुआ, हम ये दे रहे हैं, ये बात सही है। कि हमने नहीं किया, हमने एग्जामिनेशन नहीं दिया, ये बात बोलना गलत। इसके बाद 30,000 के बाद आप क्या देंगे बताइए एक साल में, ये बात होगी। ठीक है शहाबुद्दीन भाई बताएं। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि हम क्या देंगे। पहले हमारा जो नहीं, मकसद है ना, हम 30,000 और दे देंगे बताइए, चलिए एक साल बाद यही बात करेंगे। देखिए साहब, अभी क्या है, कैबिनेट के ऊपर जो बातें होती है हम ये यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकते। आप जिद में आकर मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे, वो नहीं होगा। हमारा ये जो वादा था इनायत भाई कि 6 गारंटियां हम देंगे, 6 गारंटियों को अमल कराना है, इसके ऊपर हमारा फोकस है। किसानों का कर्जा माफी है और नौकरियां देने की बात है, यूथ की कमीशन बनाना है, बहुत सारे काम बाकी है। अब हुआ क्या है, हम इख्तिदार में आते ही इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, यही चल रहा पूरा माहौल पूरे हिंदुस्तान में। अब हम ये कहना चाह रहे हैं अपोजिशन पार्टियों से भी कि हमारे साथ मिलिए, जुड़िए, मिलके काम करते हैं, मिलके काम जो है अपन आवाम को जो है मुसलमानों को फायदा पहुंचाते हैं। मुसलमानों के 420 वायदे किए गए थे आपके मैनिफेस्टो के अंदर। मुसलमानों का मैनिफेस्टो 420 निकला था, वो 420 में से 4 बता दीजिए कि हमने ये 4 किया। अरे साहब, ये 6 महीने का बात 100 दिन में करने का, अच्छा उसमें लिखा हुआ था 100 दिन के अंदर ये अमलावारी होगी। आज 100 दिन जाके 200 दिन हो गए, तो ये 200 दिन के अंदर आ रहे हम। तो ये बताइए कि उसमें से हम 4 करें। 100 आप 420 में से 20 बता दीजिए, नहीं 4 बता दीजिए कि हमने ये किया। देखिए, हमने जो किया आवाम के लिए, क्या नहीं किया, वो आपको 4 जून में मालूम हो जाएगा। जैसे जो है बैलेट जो है खुलेगा, इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, जब आप आवाम खुश रहेगी तो तभी तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालेगी। ठीक है, मैं हो रही, बीजेपी को भी यकीन है, आपको भी यकीन है, हमको ये बताइए, आप 13 ले रहे हैं, उन्होंने 12 13 14 ले रही, तो हम अगर ये बोले कि हम 4 ही ले रहे हैं बोल के अगर निकले, तो ये बताइए बाकी के जो सीटें लेके आएंगे, क्या वो आंध्रा से लाएंगे या तो पाकिस्तान से लाएंगे? है सीटें 17। अब उसमें इतना बोल लीजिए जो कर सकते, हकीकत है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम पूरे 17 जीत लेंगे बोल के। बात क्या है, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को अपनी जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो आया आवाम का फैसला डब्बों में, अभी बिश्नों में बंद है, जब फैसला आएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी बैठने की गुफ्तगू नहीं है कि हम इतने लेंगे और इतने लेंगे, ये बात गुफ्तगू सही नहीं है। मैं कहता हूं कि अवाम आपके मुद्दे को लेके चली है। कांग्रेस पे जो यकीन है वो कितना है, बीजेपी पे यकीन है कितना है, बीआरएस पे कितना, वो दिखता है। और आवाम को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, वो कितने दिन, 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, उसके बाद आवाम को मालूम हो जाएगा कि कौन सही था कौन गलत है। नहीं, फिर आप लोग हैदराबाद इलेक्शन लड़े क्या आप में से? बीआरएस पार्टी कांग्रेस लड़ी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस का कैंडिडेट है हैदराबाद इलेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट हमारा भी था, आपका भी था, मगर आपने मामला कर एमआईएम का सपोर्ट लेकर सारे स्टेट के अंदर आपने कहने लगा दिया, फुला मोटे को वोट दियो, दाढ़ी वाले को दियो, काले को दियो। जब मामू को वोट दो बोले, आप यहीं बैठ के मुझसे बहस कर रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मामू को वोट देने के वक्त भी हम ये शुरू से, हम एमआईएम को शुरू से ही डिफेंड करते या तरीके से बात बोलते हैं। मैं 4 मरतबा एमआईएम के खिलाफ ठहर कर नंबर 2 पोजीशन पे रहने वाला शख्स हूं, आपको पता है। सब में हाईएस्ट वोट लेने वाला मैं हूं एमआईएम के खिलाफ, पता है आपको। मगर मैं आपसे, हर कोई क्या है जो इख्तियार में रहता है वो लोग नहीं, ये तो इनायत साहब, ये तो वो वाली बात हो गई कि हम इधर मामू भांजे चल रहा है, इधर दूसरी बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अब बीआरएस हो, दोनों ने किया है ना एआईएमएम को। तो इसमें कहने वाली क्या बात है? ठीक है, मैं राठी साहब से सवाल, राठी साहब से सवाल ले लेता हूँ। राठी साहब, इनायत अली बागी साहब कह रहे हैं कि 13 जो है कांग्रेस दावे कर रही है, 12 जो है वो बीजेपी दावे कर रही है, ये सीटें कहाँ से आएंगी? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल राठी साहब कि वाकई आपको सीरियसली लगता है कि जो 400 पार का आंकड़ा है उसमें जो है तेलंगाना वो सीटें दे पाएगा जो वाकई मोदी जी को चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ इस बार जी साउथ इंडिया में सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, और जो पहले से जो हमारे सीटें थी, चाहे यूपी में रहने, यूपी में भी बढ़ेंगी, साउथ इंडिया में बढ़ेंगी, और तमिलनाडु में बढ़ेंगी, केरला में बढ़ेंगी, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हमारा कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में
पहले हमने पूरे सीट लिए थे, अभी 1-2-3 सीट इधर उधर हो सकता है। और पूरा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे यूपी में 80 सीट है जी, उसमें 62 सीट पहले लिए थे। अब मैं समझता हूँ यूपी में 80 से हम मैक्सिमम सीट लेंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे बोलकर। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में कल होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और उसमें भी हमने शिवसेना और एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी अलायंस से लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी मैक्सिमम सीटें लेंगे। इस तरह हमने ऐसा नहीं किया कि हवा में गोली मार के कर रहे हैं, क्योंकि सबने पूरा बाजाबता बात करके बैठ के उसको एनालिसिस करके काम किया है। ऐसे ही मोदी जी नहीं करते हैं कि हम 400 लेंगे, 300 लेंगे, 500 लेंगे, हवा की बातें नहीं करते। मतलब पार जाना पड़ता। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? सरहद के पार तो आप जाना, क्योंकि आप ही थे जो एमआईएम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि एमआईएम अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। आप लोग क्या सपोर्ट नहीं कर रहे, ये पूछ रहा हूँ। हम कभी सपोर्ट नहीं करे। आप लोग खुली तरीके से सपोर्ट करने वाली जमात आपकी है, कभी नहीं करे। अरे बता रहा हूँ मैं, पूरे हर चीज एमआईएम को सपोर्ट कौन किया? इससे पहले मैं बताता हूँ, चंद्रशेखर राव साहब के एक तकदीर उसमें बताए थे कि कासिया झंडे को बंगाल की खाड़ी में फेंको। तो वो कासिया झंडे को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का मतलब क्या है कि एमआईएम को खुश करना है। तो अब छोड़ दो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया इसलिए कांग्रेस आ गई यहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ आप नहीं क्या किया ये बोलो। नहीं, क्या नहीं करे ये बोलिए आप। कितने बार तो होम मिनिस्टर साहब को अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, हमारे पास उनको वहां से बीजेपी जितने डेवलप रास्ते से भिजा देते थे। एक तेलंगाना के होम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट चंद्रशेखर राव साहब से मिलने के लिए करे तो उनको बाहर से भिजा। अगर काम करते थे तो आवाम आपको बिठाते नहीं थी, और वही ये काम कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस कब तक करेगी, क्या करेगी? बीजेपी के गोद में बैठा उन्हें मशीन में डाल के अपना साफ सुथरा करके लेके आके गंगा स्नान करा के लाके रख लेते, गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि आखिर के बाद जो है एमआईएम को सर पे चढ़ाया कौन? टीआरएस से चढ़ा। अब कौन चढ़ा रहे? कांग्रेस चढ़ा रही है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं। और एमआईएम भी क्या है, जो पार्टी पावर में रहती है उसके साथ चले जाते हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे को मालूम है, क्योंकि जो होम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, फार्म हाउस में रहते थे, वो क्या तो चला सकेंगे, इसलिए उनको भुगतान करना पड़ा यहाँ पर। गोविंद आटी साहब, कल की होने वाली जो कैबिनेट मीटिंग के लिए जिसके अब इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दे दी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? वाकई क्या लगता है एक बीजेपी नेता होने के नाते कि वाकई आवाम को उस कैबिनेट मीटिंग से ये फायदे होने चाहिए? ऐसा है, कैबिनेट मीटिंग तो अभी बोले हरी झंडी दी है, सही बात है। इससे पहले भी इलेक्शन अनाउंस होने के पहले भी वो लोग बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु एक मुद्दा ऐसा बना देते कि भाई हमको परमिशन नहीं दिया, हम नहीं ले सकते। और एक बीच में कह रहे कि 15 तारीख को हम 2 लाख रुपया कर्जा माफ कर देंगे। मालूम है नहीं होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रोकने वाला है। और आवाम को बोलेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन रोक दिया, इसलिए ये वोट खींचने की है पूरे, और कुछ नहीं है। इसलिए अब हम देखेंगे अब कैसा कैसा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं रोज पावर कट हो रहा है, पानी की दिक्कत हो रही है। आपने देखा 2 दिन के बारिश में कैसे सड़कें भर गई थी। तो ये सब कब लाएंगे? अभी बोले पावर कट हो रहा है, 10 साल में पावर कट नहीं हुआ, बीआरएस कुछ नहीं करी। 10 साल में पानी के हिसाब किताब के अंदर लोगों को पीने का पानी बराबर मिला। मैं कुछ नहीं करी बोल के नहीं बोला। आप ये बोलो कि हाँ, मेरी बात क्या है, बीआरएस बराबर करंट देते रही 1 मिनट बिना रुके के, अब कांग्रेस नहीं दे रही, वो तो समझ में आता। ठीक है, शाहबुद्दीन भाई से सवाल ले लेते हैं। शाहबुद्दीन भाई, देखिए दोनों ही पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं करंट को लेकर, किसानों को पानी को लेकर ये आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ में आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि लाखों ऑटो ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद कर दी कांग्रेस ने, और ये कई ऐसी स्कीम्स लाकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात ऑटो ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये बात कहना गलत है। कांग्रेस पार्टी का एक आज ही केटीआर का बयान डेलीगेशन जो है, मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जो है माजी में जाके उन सबसे मीटिंग किया, उनसे बात की, और ऐसा नहीं है कि उनको जो है बर्बाद हो गए। ये जो आरटीसी बस में जो फ्री वुमेन बस ट्रैवल की जो स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की है, उसके सबब टीआरएस पार्टी और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि आवाम को भड़काएं, जबकि फायदा तमाम खवातीन को हो रहा है इसमें। ना उसमें देखा जा रहा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या जात का है। बस अगर वो खवातीन है फ्री में बस ट्रैवल कर सकती है। ये चीज के लिए भी दीजिए, हम वो नहीं करेंगे, वो खत्म करो। इनको भी जिस तरह आंध्रा में ऑटो वालों को 10,000 रुपए दिया जा रहा,
उस तरह से आप भी ऐलान कर दीजिए, वो बताइए। देखिए आप सवाल जब कर रहे हैं जब हम कुछ नहीं कह सकते, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं आपको जब से यही बता रहा हूं। अगर ये बात अगर 4 तारीख के बाद आपकी हमारे बीच में होती तो हम भी आपसे ये जो है सवाल का जवाब दे सकते थे। बात हो रही है इस डिबेट में कार्यकर्तगी की, आप कहां तक पहुंचेंगे, बीजेपी ने क्या काम किया, बीजेपी के ऊपर सवाल करिए आप। प्रधानमंत्री वो है, बीजेपी का है, उनके ऊपर तनकीद करिए। आप है, सेंट्रल में उन्होंने है। बात भी ये है कि आप वायदा कर चुके थे, उन्होंने तो किसी वायदे के लिए, मोदी जी ये बोलते हैं कि बर्खास्त मैं राम मंदिर बना दिया, आप वोट दे डालो, बिल्कुल से हटके कुछ नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के बाकी की जो रियाया है, क्रिश्चियन रहने दो, सरदार जी रहने दो, मुसलमान रहने दो, ये लोगों के लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता, तुम वोट दे डालो। उसके लिए उनकी एक बेसिक तरीके से ओपन ऑफर है उनका, उस तरीके से चाहे चाइना मेरी जमीन कब्जा कर लो, पाकिस्तान रोजाना 10-12 को मार दो, मगर उससे लिए कुछ लेना देना, देश शांत है, मैं सुकून में हूँ, देश सुकून में है, वो मोदी जी की बोलना है। और उसका नतीजा इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाम इंतहाई तकलीफ में है। वो जो 400 पार बोल रहे हैं, वो 400 पार होते या 30 पार होते, वो तो वक्त बताएगा। 4 तारीख को मिल जाएगा। शाहबुद्दीन भाई, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने बोला ना कि मोदी जी राम मंदिर के ऊपर मुद्दा लगाकर वोट ले रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। मोदी जी अभी आपने कहा, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 370, बस ये 3 चीजें हम दिए हैं। सबका साथ सबका विकास बोल के नहीं, ये बात आपने नहीं की। और वो भी बात किया है कि हम सभी के साथ लेकर काम कर रहे हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला कि नहीं भैया, आप हिंदू मुसलमान होते तो 4% रिजर्वेशन की बात नहीं होती। 4% जब संविधान के अंदर दिया गया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड लेवल के ऊपर दिया गया है, आप कहते हैं कि आप दलित को बोलते हैं कि उनके 2% कम करेंगे, नहीं बोल रहे हैं आप, बीसी का कम नहीं करेंगे बोल रहे हैं आप, एसटी का कम नहीं करेंगे, सिर्फ आप पड़े हैं मुसलमानों के पीछे कि हम 4% मुसलमानों को नहीं देंगे। तो मुसलमानों को नहीं देंगे, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, क्या हम हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं है, क्या वोट का राइट्स नहीं है? इसलिए आप वोट हमको देते हैं तो सब मिलेगा, वोट नहीं देते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बीजेपी का नारा है। क्या वाकई ऐसा है? वोट के लिए हम देंगे, करेंगे, कभी कभी कुछ हमसे दुश्मनी क्या है? बीजेपी की मुसलमान से दुश्मनी क्या है? लेकिन अब राठी साहब, 2 सवाल हैं। एक, वाकई अगर ये 400 पार का नारा आप दे रहे हैं तो 400 पार के पीछे का लॉजिक क्या है? पहली बात, अगर वाकई मोदी जी की गारंटियां इतनी ज़्यादा कामयाब होती हैं, वो अपनी गारंटियां देते हैं, एक रूल मोदी जी ने खुद बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद में कोई भी जो है पद पर नहीं रहेगा, उसे मार्गदर्शन मंडल में एक तरीके से भेज दिया जाएगा। क्या ये रूल खुद मोदी जी भी फॉलो करेंगे? क्योंकि अब 74 साल के तो हो गए हैं। अगर मान लीजिए कि आप अक्सरियत में आ जाते हैं 75 साल के मोदी जी होने के बाद, क्या पद छोड़ेंगे? नहीं, सवाल नहीं, राठी जी का जवाब। अमित शाह ने इसके ऊपर पूरा खुलासा कर दिया है, तो उसके बातों में मैं नहीं जाना चाहता कि उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये कोई हमारे उसमें लिखा नहीं है, बोला नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, तो फिर उनके लिए और जो बीजेपी जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। मैं बोल दिया था तो मैं उसके बातों में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अमित शाह ने खुलेआम पूरे दुनिया, अपने पूरे भारतवर्ष में कहा था कि ये रूल क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है। और वो केजरीवाल जी तो बोले थे कि अभी अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वो सब हवा की बातें हैं। और योगी जी को चीफ मिनिस्टरशिप से निकाल देंगे, ये सब भड़काऊ बातें हैं। भड़काऊ बातों में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न तो उनको निकालेंगे न इन्हों बनेंगे, मोदी जी कंटिन्यू रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मतलब अपना बनाया हुआ रूल ही वो पूरा नहीं किया जाएगा? नहीं करेंगे वो, उन्होंने बनाए नहीं, कोई लिखा नहीं बनाए। तो मैं बोल रहा हूँ अडानी जी को, संविधान में अडानी जी को, मुरली मनोहर जोशी को क्यों हटाकर कोने में डाल दिया गया कि अडानी, अंबा, ये सारे चीजों में, ये रथ यात्रा लेके निकलने वाले पहले शख्स को कोने में बिठा दिया गया, उन्हें किसी भी किस्म की पदवी नहीं दिया गया। बोले ये मार्गदर्शन मंडल में है, ये कांग्रेस वाले आपसे पूछ रहे क्या बनाया गया, सुने क्या मेरे को हटा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी से सुने क्या मेरे को हटा दिया गया, सारे चीजों के। मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? 75 साल के हो गए, हट जाइए, आप हट जाइए, सबको हटा दिया गया। जब अपनी बारी आई तो बोले कि ऐसा कुछ, ये 15 लाख की बात कर रहे थे आप लोग, 75 साल के हो गए, हट जाइए, मुरली मनोहर जोशी 75 साल के हो गए, हट जाइए, एक भी स्टेटमेंट बता दो, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, शाहबुद्दीन भाई, हर अकाउंट के पास 15 लाख आएंगे, फिर 15 लाख को बोले जुमला था। और जब अपनी बात आती तो बोले 15 नहीं, 75 साल के बाद अब ये नहीं हुआ, अब मोदी जी जो रहेंगे फिर 5 साल रहेंगे। तो इसका मतलब जब अपनी बारी आई
तो ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं, इसको लीडरशिप नहीं बोलते। डिक्टेटरशिप मेरे हिसाब से ये 75 साल की उम्र का जो डिस्कशन हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। मेरा ये एनालिसिस है, तमाम लोगों का एनालिसिस है, ये उनका आखिरी टर्म था, तो वो बनेंगे ही नहीं, तो उनको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाने का ये सवाल कहाँ से उठता है? मैंने कहा कि अगर वाला सवाल है कि अगर अक्सरियत में आती है तो साहब ये अगर 1000 बार खुदा ना खास्ता 4 जून को आप देख लेना, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। कैसे बनेंगे? मुझे ये देखिए कैसे बनेंगे, 4 जून तक देखो। 2 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड का एक इंटरव्यू आता है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है और एनडीए पार्टनर जो है 220 पार कर ही नहीं सकते। उनका ये बीजेपी के लोगों का खुद का ये एनालिसिस है, लेकिन एक मशहूर चैनल पे कहा गया। लेकिन शाहबुद्दीन भाई, आपके इंडिया गठबंधन में भी ये एनालिसिस को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अभी और एक बात बोलता हूं, केजरीवाल की तरफ से बयान सुनते हैं वो 220 कहते हैं, अखिलेश यादव की तरफ से बयान सुनते हैं वो 143 कहते हैं, फिर हम राहुल गांधी की तरफ से बयान सुनते हैं वो कहते हैं कि नहीं 150 भी पार कर जाएं तो बड़ी बात है। ये इतना डिफरेंशिएट क्यों है? बात तो हार की हो रही है ना, चाहे 150 लो या 200 लो या 220 लो 240 लो, हाफ वे मार्क के नीचे ही आएंगे। सब यही कह रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि मोदी जाएंगे जरूर, इंडिया अलायंस इख्तियार में आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये जालिमाना जो सफर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर वो खत्म होने वाला है। एक नई सियासत, एक नई लीडरशिप आने वाली है हिंदुस्तान में, तो उसका इस्तेकबाल करना चाहिए। सारे बातें जो हो रही है, अगर आपको डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है, कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर जो है तनकीद करने की जरूरत नहीं है। बता तो यही रहे हैं सब कि बीजेपी हारने वाली है। ठीक है गोविंदर साहब, आप एक बात मैं आपको बताता हूँ जी, 4 जून के बाद आप यहीं पे बुलाइए और आपको भी बुलाइए, इनको भी बुलाइए। बिल्कुल, हम सब बैठने वाले हैं। बिल्कुल, जब बताएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा था कि इख्तियार मिशनों में बंद है, हमारे उसके खिलाफ कभी स्टार्ट से बोल रहा हूँ। इख्तियार किसी के, आप कांग्रेस जोर से बोल रहे हैं, आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, बोलना है। लेकिन 400 पार के पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा लग रहा है आपको ईवीएम पे ज्यादा भरोसा है, पीएम मोदी पे कम है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो 400 लेंगे, 400 पार होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा ईवीएम और मोदी जी को कंपैरिजन यहाँ क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आपका कॉन्फिडेंस पे मुझे शक हो रहा है। कर्नाटका में ईवीएम अच्छे चले आ गए तो ईवीएम अच्छा है, यूपी में ईवीएम खराब है। अरे एक पे तो रहो। हमने कभी नहीं कहा कि ईवीएम खराब है या वो खराब है। आपके लिए तो काम कर रहा है। आपसे एक ही सवाल ये है कि कांग्रेस कितने सीट लेंगी इंडिया? आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इंडिया और इंडिया से हटके भी चंद पार्टियां हैं, वो कुल मिला के क्या सीटें लेंगे? आप बता सकते क्या? साहब मेरे पार्टी का मैं बताऊंगा। ठीक है साहब, तो जीतने वाले हैं। नहीं, आप बता, बीआरएस क्या लेंगी आप बताओ, कांग्रेस क्या लेंगी आप बताओ, क्या बोल रहा हूं? उसके बाद मेरे को अगर समझ में आएगा तो कुछ बात करूंगा मैं। ये पूरे मिला के 100 ले लिए तो आप 400 को नहीं पार कर सकते। अगर ये पूरे मिला के 100 ले लिए तो पार नहीं कर सकते आप। 400 पार का नारा आपका गलत है। ये 400 पार में आप लोग तड़ी पार हो जा रही। आप इंसान वही बोलना चाहिए। इससे पहले आपका नारा अलग था, आज का नारा अलग है। अगर मैं समझता हूँ उसके अंदर आपको जाना है। अभी आपके नारे बहुत अच्छे लगे, 2010 से लग रहे नारे लग रहे हैं, तो क्या हुआ बाद में? हवा खा लिए बीआरएस और अभी क्या कर रहे हैं? अजी साहब, हम 10 साल इख्तियार है और आने वाले 20 साल इख्तियार में आते हैं। हम बीजेपी अपनी कभी आने वाले नहीं है। सुना, अब ये इलेक्शन हो जाने बाद ये बात बोलने के, ये इलेक्शन के बाद बीजेपी बर्बाद हो जाती बोल के मैं बोला तो हो जाता क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आवाम के फैसले का स्वागत करना चाहिए। आवाम बदलाव चाह रही है, जिस तरह हमारे को बदली है उस तरह आपको भी बदल सकती है। आप यकीन रखिए, ये बात नहीं बोल। कांग्रेस को भी इख्तियार से निकाला गया, नहीं निकाला नहीं, यहाँ पर भी कांग्रेस में थी, हमको लाए, हमको निकाले, इनको लाए, आज आपको निकालेंगे, फिर दूसरों को लाएंगे। ये इख्तियार आवाम का है, मगर हम ही रहेंगे, ये नारा छोड़ दो। शाहबुद्दीन भाई, कुछ सवाल हैं और बहुत शॉर्ट में अब जवाब चाहूंगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बिल्कुल अपने वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टीएस की बजाय टीजी का क्या मकसद है, पहले तो ये भी क्लियर कर दीजिए आप। दूसरा, अब एलएनटी कंपनी का आप बयान आया है सामने, उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके से जो है हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे और हम जो है अपना 90% शेयर का मामला है उनके पास में। कैसे फिर इस चीज़ों को मैनेज करेंगे? मेट्रो तो नुकसान में जा रही है। एक मिनट, मैं एक
जी। आप जैसा LNT की मेट्रो की बात कहे, क्यों इससे मैं बहुत करीब था। जो 2011 में हमारे पास जो मेट्रो जहाँ से आने वाला था सुल्तान बाजार में, उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की। पहले तो बोले कि भाई यहाँ से आना नहीं चाहिए, फिर उसको मिनिमम में लेकर गए, और मिनिमम में ले जाने के बाद में वो मेट्रो हमने जो बोलते हैं ना कि MIM ने रोक दिया था पूरा उधर से तक ले जाने के लिए, फिर वो हो गया, अब चालू हो रहा, वो बात की बात है। हाँ। और अभी क्या किया है कि जो बसेस में फ्री करने के बाद में LNT ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम बेच देंगे। तो रेवंत रेड्डी साहब का क्या रहता है साहब, मेट्रो को बेचने के लिए, हाँ बेचना है बेच दो, दूसरा मिल जाएगा, ऐसी बात करना ठीक है क्या? एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर ये नहीं चल रहा ये बेच दो हम देख लेंगे बोले तो कोई बात नहीं है। मेट्रो जब आई थी तो LNT यहाँ पर आया था, KCR साहब को मालूम है पूरा। उसके बाद में 2011 के बाद 14 में शुरू हुआ था और लाए थे, और अभी चल रहा है। जब उस वक्त कोई आने वाला नहीं था जब LNT आकर यहाँ पर काम किया, काम भी अच्छी तरह से किया, नहीं बोल के नहीं है कि नहीं किया बोल के नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। और अभी इमीडिएट बोलते हैं कि ये भाई ये बसों के खातिर हमारे को नुकसान हो रहा, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह हमारे भाई साहब ने बोला कि ऑटो रिक्शा के लोगों को तकलीफ हो रही है तो कुछ करना चाहिए, ऑटो रिक्शा बंद कर दो बोल के बोले तो कुछ तरीका अच्छा है क्या? सबसे पहले इसी LNT को बंद कर दो, हम दूसरे देख लेंगे, सबसे तो अच्छा है क्या? ये काम LNT वाले कंपनी की थी, CM ऑफिस से वो राब्ता करके ये बात अपनी तकलीफ सुनाते, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इसका ये जो है मतलब बना कि हमारे CM साहब को भी स्टेटमेंट देना पड़ा। CM साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर LNT जाना चाहती है तो जाए, हमें दूसरे और कंपनीज भी मिलेंगे, मगर आवाम से जो हमने जो वादा किया है, जो हमने जो स्कीमात जो अनाउंस किए है, उसके ऊपर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे बड़े बड़े हजार करोड़ों की कंपनियां, लाखों करोड़ों की कंपनियां अगर हमारा साथ छोड़ती हैं तो छोड़ जाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाम को स्कीम पहुंचाना, आवाम तक जो है बेहतरी, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाना, ये कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा से एम रहा है और हमेशा रहेगा। और रही बात LNT जाएगी तो कोई और कंपनी आएगी, इसमें कोई बात नहीं है। उनका ये काम था कि CMO ऑफिस से राब्ता करते, कंसर्न मिनिस्ट्री से राब्ता करते, बात करते, देखो हमें ये जो है लॉसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ करिए। आप सीधा उठे, मीडिया में आए, आपने अनाउंस कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर बैठ के खामोश बैठेंगे इतने बड़े अनाउंसमेंट के ऊपर? उन्होंने भी जवाब दिया, और मेरे हिसाब से सही और डट के जवाब दिया। ठीक है, देखते हैं कि मैं एक ही बात बोलता हूं कि दिन दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है रिजल्ट के, और बीजेपी अपने दावे और कांग्रेस के अपने दावे या हमारे अपने दावे ये अवाम के मिशनों में बंद है। और साथ ही साथ ये LNT का जो सफ़र है वो बड़ी मुश्किलों से हैदराबाद के सफ़र से शुरू हुआ है। राजशेखर रेड्डी की कोशिश उसके अंदर रही, हम सराहत, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत बोलना मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि जब राजशेखर रेड्डी ने शुरू किया उसको सराह कर कंप्लीट करके BRS ने, सरकार ने आगे बढ़ाया। और गोविंद रेड्डी साहब जिस तरह से बोल रहे हैं कि बेगम बाजार के मसले को हल नहीं होने पे सुल्तान बाजार के पूरे एरिया के अंदर खुद KCR साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर मामले को हल करके वहां से ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुराने शहर का भी हल होता था, क्योंकि चंद वजूहात की बिना पे बजट सेक्शन के सिस्टम के वजह से वहां पर थोड़ा रुकावट हुई। तो मैं चाहता हूं कि हम इस मामले के अंदर स्टेट की तरक्की को अपने सामने रखकर आने वाले वक्त में जो वायदे करे हुए हैं, गारंटी कार्ड जो कांग्रेस दी है, वो गारंटी कार्ड अगर 1 साल में भी अगर वो पूरा कर सकती है, 100 दिन उन्होंने बोल रहे, अगर 1 साल भी करते हैं तो मैं वाहिद आदमी रहूंगा कि यही स्टेज के ऊपर बैठ के 1 साल के बाद अगर ये वायदे पूरे होते हैं और मुसलमानों से करे हुए 420 वायदे वो 420 ही में नहीं जाते हैं, तो मैं वाहिद आदमी रहूंगा जो कांग्रेस के अंदर जाने के वास्ते तैयार हो जाऊंगा। मगर ये मेरे को पूरा यकीन है कि सिर्फ इलेक्शन के वायदे और अवाम के वायदों में काफी ज्यादा ये हथेली में जो जन्नत दिखाई गई उतना बजट है नहीं, इसीलिए ये कर नहीं सकते। गोविंद लाठी साहब की बात 100% है। हाँ, अवाम पे बोझा बढ़ाएंगे, रजिस्ट्रेशन का चार्ज बढ़ाएंगे, जमीनों का रेट बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, म्युनिसिपल का टैक्स बढ़ा देंगे, अवाम के गाड़ियों का टैक्स बढ़ा कर मेरा एक सवाल है, पैसा वसूल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल इनायत अली साहब मेरे सीनियर, उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं?
मैं बोला ना, मैं मिशनों में अवाम सुनो, कांग्रेस सुनो, इंडिया अलायंस बनेगी नहीं बनेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका दावा बीआरएस तो पूरी तरीके से अलग खेल रही है, उन्होंने कह दिया कि ना इंडिया ना इंडिया। हम एक ही बात बोल रहे हैं। हाँ। आप लोगों के दावे मशीन में बंद है। हाँ। उन्होंने ऐसा दिख रहा बीजेपी मिशनों में कुछ कारगुजारी कर रही, मैं 400 आ जा रहे हैं उन्होंने बोल रही। मैं ये पूछा, गोविंद राठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। ये लोग जो बता रहे हैं ना कि मिशनों में कुछ कर रहे हैं, तो हाँ। कर्नाटका में जब इनकी सरकार आई हाँ। तो मिशनों में कर्नाटक की सरकार कुछ की क्या? नहीं 4 स्टेट एक बात बता रहा हूँ मैं, छोड़ दिए बोल के था की क्या? ये सब गलत बात नहीं करना चाहिए। और एक बात बोलता हूँ, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हम वादे पूरे करेंगे, हाँ। जब तक 29 का इलेक्शन आ जाएगा उसके पहले बोलेंगे भाई हमने वादा कुछ कारण नहीं कर बीजेपी सके, से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वादे नहीं कर सके, 2 अब हम करोड़ करेंगे। नौकरी नहीं और दिए, रही बात अभी 15 जो- लाख रुपए अकाउंट अभी में नहीं हमारे डाले। इस- आपका साहब- ओपनिंग स्टेटमेंट था, साहब हम ने- इलेक्शन लड़ रहे हैं राम मंदिर के मुद्दों पर, राम आर्टिकल मंदिर के मुद्दे पे 370 के इलेक्शन लड़ रहे मुद्दों बोल के नहीं बोला पर मैंने। आप ये कह रहे हैं, मैं वो और बात आप ही नहीं बातों की करा, बात कर रहे मैं हैं। बोला कि ये सब मुद्दे के अंदर राम मंदिर भी है, 370 भी है, ट्रिपल तलाक भी है और बहुत कुछ है मुसलमानों के हित में। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य करते हैं। और एक रही बात, अभी बोले थे कि मेट्रो कुछ कारणवश रुक गया था, वो कुछ कारणवश नहीं रुका था क्योंकि एमआईएम से हाथ मिला के थे बीआरएस टीआरएस जब था, तो उस वजह से वहां से ऊपर से आया असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि ये यहाँ तक नहीं आएंगी, तो इन्होंने वहां पर रोक दिया। बजट पूरा था, काम चल रहा था, सर्वे हो गया था, परंतु उसको रोका गया क्योंकि एमआईएम उनके साथ था। और उसके बाद में क्या हुआ आपको पता ही है, एमआईएम छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस आके फाउंडेशन रख डाली ना, तो जब रोकने वाले थे तो कांग्रेस को भी रोकते थे। कांग्रेस आके फाउंडेशन रखी, फिर वो क्या बोल रहे हैं आप, ये बजट दिए तो अरे भैया, अब ये काम हुआ तारीफ नहीं करिए होता। ना आप, अब तारीफ करिए ना, फाउंडेशन रखे हम। तो मैं आ रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ। अगर 10-15 साल के बाद अगर फाउंडेशन रख के कार्य कर रहे हैं तो ये 10-12 वर्ष में जो हमने पहले कहा था कि भाई तुम वहां से स्टार्ट करो फलकनुमा से, तो आज तक क्या होता था, जो ओल्ड सिटी के जो लोग थे उनको फायदा होता था। यहाँ एमबीबीएस बस स्टेशन के आगे वो हैदराबाद सिकंदराबाद में कहीं भी जा सकते थे, परंतु वो नहीं जा सके। और आज से अगर चालू होगा तो फिर 4 साल लगेंगे, जब तक तो इलेक्शन आ जाएगा। तो ये सब बातें हवा की बातें नहीं चाहिए। और मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो ठीक है, 5 लाख तो अकाउंट में डलवाइए ना, 15 लाख में से अब तक नहीं डले। पूछ के आगे शाहबुद्दीन भाई, आपसे आखिरी सवाल और फिर जो है एक छोटे छोटे सवाल लेके इसको हम खत्म करेंगे डिबेट को। शाहबुद्दीन भाई, धान को लेकर बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं किसान, जो हैं अक्सर ये बातें कह रहे हैं कि उनकी जो धान की फसल है वो बारिश में लगातार भीग रही है, लेकिन सरकार जो है उसको खरीद नहीं रही है। क्यों ऐसा मामला सामने आ रहा है शाहबुद्दीन? देखिए, ये धान की खरीद फरोख्त का जो ये सिस्टम है, ये आप अगर इसके ऊपर पूरा ढांचा देखेंगे तो नेशनल लेवल से होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट भी एक प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योर करके उसे खरीदी जो है सेंटर करती है। हाँ। तो ये बात सिर्फ हम पे ही तनकीद करना, हाँ। ये मेरे हिसाब से गैर मुनासिब नहीं, बात है। हर मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है, स्टेट गवर्नमेंट ही खरीदती है। सुनिए, हमेशा केसीआर साहब का स्टेटमेंट था, सुनो, एक टाइम उन्होंने खरीदते, एक टाइम इन्होंने खरीदते। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से अपना बजट डालकर खरीदे। बता रहा हूँ 2023 में फरवरी का कुछ महीने में केसीआर साहब ने स्टेटमेंट दिया था, सेंटर हमसे नहीं खरीद रही है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ये मजबूरी आपने बताई थी, इसीलिए हम खरीदे उसको। कब खरीदे? स्टेट को लॉस हुआ, ऑलरेडी 20,000 करोड़ का लॉस होने के बावजूद भी स्टेट खरीदा उसको बाज़ाब्ता रखकर आवाम में बांटना चालू करे। तो अगर आप कांग्रेस जो है वो धान नहीं खरीद रही है और उसको रिफ्यूज कर रही है क्योंकि बजट का सिस्टम आउट होता हमारा, हम नहीं खरीद सकते, ये बता रहे हैं। किसानों का नुकसान हो रहा है, जो केसीआर साहब पिछले 5 साल से लगातार एक जो रहती है उन लोगों का 2 फसल में से एक फसल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, एक फसल हमको खरीदना। ठीक है इनायत अली बाकरी साहब, बस अब आखिरी सवाल, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए 13 तो उधर से दावे किए जा रहे हैं, 12 बीजेपी से भी दावे किए जा रहे हैं, वाकई आपके पास क्या? हम बता रहे हैं ना, ये लोग से बचे तो हमारे पास आएंगे बोले। फिर भी वो उनके अपने आंकड़े हैं, वो उनके अपने आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीते। जिस तरह से बताए कि हम 8 से 9 सीटों के ऊपर हमारा जो वो है आगे 8 से 9 सीटों के ऊपर हमारा एनालिसिस है, उसके अंदर कम और ज्यादा हो सकती है क्योंकि अवाम का फैसला डायरेक्टली विषयों में बंद है।
और ये बड़े बड़े दावे कर लेना या उन्हों सरकार या हम सरकार का भी है। अच्छा, अगर मान लीजिए 8 से 9 आ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? नहीं साहब, हम शुरू से जैसे रहे अभी भी, लेकिन थर्ड फ्रंट उतना मजबूत नहीं आ रहा ना, किसी को तो सपोर्ट करेंगे ना बाकी अगर साहब। देखते हैं अगर हालात किस तरीके से बनते हैं उस हिसाब से देखिए। चलिए ये बात बस शॉर्ट में जी, किसी भी तरीके से हम ये नहीं बोलते हैं कि किसको साथ देंगे किसको साथ नहीं देंगे, ये तो वक्त बता देगा कि भाई हालात जैसे रहेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, मगर आवाम का जिसमें फायदा हो वही काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। गोविंद राठी साहब, 13 वाकई या कुछ कम भी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि 12-13 के लगातार दावे हो रहे हैं आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। वो 4 जून को पता चल जाएगा सर। फिर भी कितनी उम्मीदें कर रहे हैं? वो से। कह रहे हैं कि 8 सीटें हैं हमारे पास, बीआरएस कह रहे हैं कि उसमें कम बढ़ती हो सकती है। भाई आप नहीं पूछे तो अच्छा, 400 पार बोल रहे हैं आप। हम नहीं पूछे तो बेहतर। ठीक है, शाहबुद्दीन भाई आप भी क्लियर कर जाइए जी। कांग्रेस पार्टी 13 से 14 सीट लेगी और मुझे पूरा भरोसा है 13-14 सीटें ये जो मिलके जो है हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनते हुए देखेंगे इंशाल्लाह, वो जरूर। राहुल गांधी, यानी कि अब इंडिया गठबंधन ने अपने प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया। तो राहुल गांधी हो सकता है इंडिया अलायंस पूरा जो मिलके राहुल गांधी को प्रपोज करे। राठी साहब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मैं तो चाहूंगा कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी को एक बार चांस मिला था बनने का, अच्छा वो मनमोहन सिंह को बना दिए, अब जिंदगी में नहीं बन सकते राहुल गांधी जी। और एक केटी रामाराव साहब को भी एक चांस मिला था सीएम बनने का, अब वो जिंदगी में सीएम नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। ये आपकी भविष्यवाणी, आपकी जो भविष्यवाणी है ये आने वाले टाइम पे आपको सामने दिख जाएगी। देख लेना, तो गवर्नर साहब बता रहा हूँ आपको, केटी रामाराव साहब का भी चांस था। मैं बोल रहा हूँ आप केटी रामाराव साहब उनको नहीं बनाए और ये क्या है, किस्मत रहना पड़ता है। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरे पास कहा कि ये दरखास्त लेके केसीआर साहब बीजेपी के पास आए कि मैं केटीआर साहब को सीएम बनाना चाह रहा हूँ। आप खुद अपने बातों में फंस गए अभी। अरे मैं फंस गए नहीं, आप खुद फंस गए अरे नहीं बनाए ना उन्होंने। वो कौन बना रहा, क्या बना रहा? मोदी जी ने भरी सभा में ये बात कही। क्या बोल रहा हूँ कि केसीआर साहब मेरे पास नहीं बने दरखास्त लेके, लेकिन अब कभी नहीं बनेंगे, ये स्टेटमेंट। चंद्रशेखर साहब बना सकते थे, मैं वो बोल रहा हूँ। मोदी जी बोले वो बोले, नहीं बात कर रहा मैं। चलिए बहुत शुक्रिया। बोला वो बन सकते थे, नहीं बने, अब जिंदगी में नहीं बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपको बना के। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद राठी साहब, बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन भाई, और बहुत शुक्रिया इनायत अली बाकरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद है। अब ईवीएम का में अभी ये 4 जून को खुलनी है और 3 फेज़ का इलेक्शन अभी बाकी है। कल भी 20 जून को वोटिंग होनी है। मेरी और मुंसिफ टीवी की तरफ से मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां कल के फेज़ में चुनाव हैं आप लोग निकलें, वोट करें, मुद्दों के लिए वोट करें और कम से कम जो है न सिर्फ अपना वोट डालें, लोगों को भी वोटिंग के लिए आप अवेयर करें और उनसे कहें कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये आपका एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो कम से कम नोटा पे डालिए मगर बाहर आइए। बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ शामिल होने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।